पहले हम लोग जो है यूनिट 1 के टॉपिक को क्विक रिकैप करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने बताया था कि हाँ फेज सिस्टम क्या होता है। फेज सिस्टम ऑफ द सॉइल, फेज सिस्टम ऑफ सॉइल दो तरह का हमने बताया था कि फेज सिस्टम होता है। एक को मैंने बोला था थ्री फेज सिस्टम, और दूसरा जो था हमारा वो टू फेज सिस्टम। अब ये थ्री फेज सिस्टम जो मैंने बोला था कि ये कौन सा किस तरह का सॉइल होगा, दैट इज द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, जिसमें आपकी जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू होगी 0 to 100% के बीच में होगा। और इसका फेज डायग्राम जो देखा था तो हमने बोला था कि इसमें तीनों तरह के पार्टिकल्स होंगे, मतलब कि आपका सॉइल सॉलिड्स भी होगा, वाटर भी होगा और एयर भी होगा। अब टू फेज सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया है दो तरह से। एक को बोला गया कि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, और दूसरा जो है हमारा ड्राई सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल जहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कंप्लीटली 100% हो, और यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 0% मतलब कि नहीं होगा। अब यहाँ पे फेज सिस्टम देखा जाए तो यहाँ पे टू फेज सिस्टम में जो है फुल्ली सैचुरेटेड के केस में जो होगा सॉइल सॉलिड्स होंगे और वाटर होंगे, और ड्राई सॉइल के केस में जो होगा वो क्या होगा, सॉइल सॉलिड्स होगा और एयर होगा। ये हमने देखा था कि फेज सिस्टम जो है दो तरह का, थ्री फेज और टू फेज है, जिसमें पार्शियली सैचुरेटेड और फुल्ली सैचुरेटेड ड्राई सॉइल होगा। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज ऑलवेज थ्री फेज सिस्टम, और ड्राई सॉइल जो होगा वो टू फेज होगा, फुल्ली सैचुरेटेड भी टू फेज होगा। उसके बाद हमने देखा था कि सम इंपोर्टेंट रिलेशनशिप जो है हमने देखा था, रिलेशनशिप जो सम इंपोर्टेंट रिलेशनशिप, उसमें सबसे पहले हमने देखा था क्या कि हमारा जो है वेट ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल w। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फेज सिस्टम में हमने जैसे यहाँ पे दिखा दिया कि ये हमारा जो है वेट ऑफ एयर, ये आपका वेट ऑफ वाटर, ये आपका वेट ऑफ सॉलिड, उसी तरह ये वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसी वॉल्यूम ऑफ एयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा। उसी तरह दूसरा जो हमारा रिलेशनशिप जो था कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अब इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में ये सारा चीज मालूम है। WS क्या है, वेट ऑफ सॉलिड, W स्मॉल w जो है ये वाटर कंटेंट है, दिस इज वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। उसी तरह यहाँ पे ये क्या है, आपका वॉइड रेशियो है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा वो फिक्स होगा, जो बोरो पिट के प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा यूज होता था ये एक्सप्रेशन। तीसरा जो है कि आपका जो है बल्क यूनिट वेट जो है या टोटल वेट ऑफ द सॉइल, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल दैट इज इक्वल टू गामा बी, जिसको बल्क यूनिट वेट से वो क्या था हमारा G प्लस ES डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इंटू गामा W। बस इस एक्सप्रेशन को मैंने बोला था कि याद रखना है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को याद रखोगे तो आपको बाद बाकी सारा चीज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि इन केस ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 100 या 1, इन केस ऑफ ड्राई सॉइल आपकी वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी और पार्शियली सैचुरेटेड में होगा। तो यहाँ पे गामा बी जो है वो बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, G है जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, एंड E जो है वाइड रेशियो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, गामा W जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो अगर हमें लिखना है कि सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होगा, गामा सैट, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमने S की वैल्यू 1 कर देना है, तो क्या हो जाएगा G प्लस E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इंटू गामा W। उसी तरह अगर ड्राई यूनिट वेट लिखना है तो क्या हो जाएगा, सो ड्राई यूनिट वेट दैट इज इक्वल टू S की वैल्यू को 0 कर दो, तो क्या हो गया G गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस। ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना है। उसी तरह फिर गामा D का एक और एक्सप्रेशन मैंने लिखा था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड्स 1 माइनस NA G गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस W जो, इसको बहुत बार एक्सप्रेशन को पूछा भी जाके, डेरिवेशन भी कराया गया है इसका, आप वीडियो में आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो सॉइल मैकेनिक्स के। तो यहाँ पे क्या है, Na जो है परसेंटेज एयर वॉइड्स है, G जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड है, गामा D जो है ड्राई यूनिट वेट है, W जो है वाटर कंटेंट है। उसी तरह फिर हमने देखा था क्या कि आपका जो है ड्राई यूनिट वेट सबमर्ज यूनिट वेट क्या हो जाएगा, तो सबमर्ज यूनिट वेट जो होगा डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू G माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इंटू गामा W, G माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इंटू गामा W। उसी तरह फिर हमने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखा था क्या, E इंटू S दैट इज इक्वल टू W इंटू G। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वाइड रेशियो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड के बीच में रिलेशनशिप। उसी तरह फिर हमने देखा था क्या कि हाँ हमारा जो था सम ऑफ एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इट शुड बी 1।
इट शुड बी 1। इसकी भी वैल्यू जो है एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए। फिर हमने देखा था क्या कि परसेंटेज एयर वॉइड्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। इसको भी आप याद रखेंगे, इसको भी बहुत जगह यूज किया जाता है और इससे हम लोग कोई एक एक्सप्रेशन को निकालते हैं। सो ये दिस इज ऑल अबाउट द फेज सिस्टम और हमने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है वो याद रखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि एक एक्सप्रेशन को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन लेबोरेटरी या फील्ड में कैसे निकालते हो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। तो बहुत सारे मेथड को हमने डिस्कस किया था। कौन कौन सा? पहला जो था आपका ओवन ड्राइंग मेथड। दूसरा जो आपका था क्या था? पिक्नोमीटर मेथड। फिर उसी तरह आपका क्या था? कैल्शियम कार्बाइड मेथड। फिर अल्कोहल मेथड। फिर टॉर्शन बैलेंस मेथड। और आपका और भी क्या था? टॉर्शन बैलेंस हो गया। फिर रेडिएशन मेथड। तो ये सारे मेथड्स जो है आपका, फिर इसमें इंफ्रारेड भी है, इंफ्रारेड मेथड। तो ये सारा मेथड जो है जिससे हम लोग वाटर कंटेंट डिटरमाइन कैसे करना है इसको हमने वीडियो में डिटेल में बता दिया है। उसके बाद फिर आपका क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकाला जाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे आप निकालोगे? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए बहुत सारे मेथड फिर हमने बताया था। सबसे पहले डेंसिटी बॉटल। फिर आपका हो गया पिक्नोमीटर मेथड। ये दो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको यूज किया जाता है, पिक्नोमीटर मेथड। फिर आपका जो है मेजरिंग फ्लास्क। फिर आपका अगर आप श्रिंकेज लिमिट टेस्ट से भी आप निकाल सकते हो, तो श्रिंकेज लिमिट टेस्ट से भी आप निकाल सकते हो, WS = E/G। और फिर आपका ये मेथड हो गया। फिर आप कैसे फील्ड डेंसिटी कैसे निकालोगे? फील्ड डेंसिटी निकालने का जो हमने बताया सारा एक्सप्रेशन, फील्ड डेंसिटी निकालने का मेथड जो है, फील्ड डेंसिटी कौन से मेथड से निकालोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है आपका, या इन सीटू डेंसिटी कैसे निकालोगे? तो कोर कटर मेथड। फिर आपका हो गया सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। और फिर आपका हो गया वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। सो ये 3 मेथड है। अब कोर कटर कैसे है उसको सारा चीज को मैंने बताया है। अब एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो है अटरबर्ग लिमिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अटरबर्ग लिमिट? सो अटरबर्ग लिमिट जो है हमारा 3 है। कौन सा? 3 अटरबर्ग लिमिट्स है। क्या है? आपका लिक्विड लिमिट, आपका है प्लास्टिक लिमिट WP, और तीसरा जो है आपका श्रिंकेज लिमिट। इसका एक ग्राफ भी है जो हमने देखा था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ग्राफ क्या था कि आपका वॉल्यूम और वर्सेस वाटर कंटेंट के बीच में एक ग्राफ था, और कुछ इस तरह का आपका सम स्टेट्स था। आप देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस पे जो है वो वाटर कंटेंट है परसेंटेज में, और ये वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 3 स्टेट था। आप देख सकते हो कि ये हमारा जो था लिक्विड लिमिट, ये हमारा प्लास्टिक लिमिट, और ये श्रिंकेज लिमिट। ये हमारा था लिक्विड स्टेट, ये आपका प्लास्टिक स्टेट है, और ये सेमी सॉलिड, और ये आपका सॉलिड स्टेट। मतलब क्या, अगर आपकी नेचुरल वाटर कंटेंट है श्रिंकेज लिमिट से कम है देन सॉलिड स्टेट। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट इन बिटवीन प्लास्टिक लिमिट श्रिंकेज लिमिट देन सेमी सॉलिड स्टेट। इफ नेचुरल वाटर कंटेंट लाइज इन बिटवीन प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट देन इट इज इन प्लास्टिक स्टेट। और दूसरा जो है आपका कि अगर हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से भी जाता है तो लिक्विड स्टेट में हमारा होगा। उसके बाद हमने देखा था कि लिक्विड लिमिट को कैसे निकाला जाएगा। लिक्विड लिमिट निकालेंगे कैसे हम लोग, उसको भी हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कैसे निकालते हैं। लिक्विड लिमिट निकाला गया था जो है आपका 2 मेथड से लिक्विड लिमिट को निकाला गया था। लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन, लिक्विड लिमिट जो है आपका कौन सा? सो कैसे ग्रांडे से आप निकाला था कैसे ग्रांडे। और दूसरा जो था आपका कोन पेनिट्रोमीटर। अब कैसे ग्रांडे लिक्विड लिमिट डिवाइस से कैसे हमने निकाला था? तो कैसे ग्रांडे लिक्विड लिमिट डिवाइस, इससे हमने निकाला था। हमारे पास क्या था?
सॉइल हमने लिया और फिर सर्टेन मॉइस्चर हमने ऐड किया और फिर वहां से हमने नंबर ऑफ ब्लोज प्रोवाइड किया और जहां पे दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हमने ग्रूविंग टूल से कट किया, वहां पे हमने ओवन ड्राइंग मेथड से हमने वाटर कंटेंट को मेजर किया, तो हमारे पास दो रीडिंग मिलता था। क्या क्या मिलता था इसमें माय डियर स्टूडेंट? आपके पास यहाँ पे मिलता था क्या? वाटर कंटेंट और दूसरा नंबर ऑफ ब्लोज। एटलीस्ट 4 से 5 रीडिंग आपका, मान लो कि W1 यहाँ पे आपको N1 मिल गया, W2 N2, उसी तरह W3 N3, इस तरह आपको W4 N4। तो ये आपके पास लेबोरेटरी में आपने जैसे परफॉर्म किया लिक्विड लिमिट टेस्ट को, ये आपके वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज। तो एक ग्राफ हम लोग खींचते थे, यहाँ पे एक ग्राफ जो हम लोग खींचते थे किसके किसके बीच में? आपका नंबर ऑफ ब्लोज ऑन द एक्स एक्सिस और वाटर कंटेंट ऑन द वाई एक्सिस। और ये सेमी लॉग ग्राफ था माय डियर स्टूडेंट, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि इट इज ए सेमी लॉग प्लॉट। सेमी लॉग मतलब कि आपका ये जो है वो लॉग प्लॉट है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो है वो लॉग स्केल है और वाई एक्सिस पे जो है वो नॉर्मल स्केल है। तो हमारे पास जो है रीडिंग जो आई थी कुछ इस तरह का रीडिंग हमारे पास आया था। तो ये हमारा जो है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कर्व। क्या बोलते हैं? फ्लो कर्व। तो जैसे हमने परफॉर्म किया तो जो हमारा 25 ब्लोज पे जो वैल्यू है n इज इक्वल टू 25 ब्लोज पे जो मॉइस्चर कंटेंट आया है वही हमारा लिक्विड लिमिट है। 25 ब्लोज पे जो हमारा वाटर कंटेंट आया है दैट इज द लिक्विड लिमिट। अब यहां से हमने क्या किया कि ये, और दूसरा बोला कि दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लो कर्व। सो व्हाट इज द फ्लो कर्व? फ्लो कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज एंड इट इज ए सेमी लॉग प्लॉट बिटवीन द वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज, इन विच नंबर ऑफ ब्लोज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाटर कंटेंट ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग फ्लो कर्व से हम एक इंडेक्स निकालते थे जिसको बोला था फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स क्या होता था? फ्लो इंडेक्स IF is the slope of flow curve, slope of flow curve। तो हम लोग यहाँ से क्या IF is equal to क्या लिख सकते हैं? W1 minus W2 divided by log to the base 10 N2 by N1। अब यहाँ पे क्या है? इस IF जो है, जो आपका W1 जो है वो मॉइस्चर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ ब्लोज N1 एंड W2 जो है मॉइस्चर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ ब्लोज N2। अब जितनी ज्यादा फ्लो इंडेक्स होगी उतनी ही शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल कम होगी, और यहाँ पे हमने लिक्विड लिमिट को निकाला तो लिक्विड लिमिट क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 25। जो 25 ब्लोज के करस्पॉन्डिंग जो भी वाटर कंटेंट आएगा वही हमारा लिक्विड लिमिट होगा। उसी तरह फिर फ्लो इंडेक्स। फिर हम लोग प्लास्टिक लिमिट को भी परफॉर्म करते थे और श्रिंकेज लिमिट को भी करते थे। तो यहाँ पे एक टर्म है जिसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या था my dear students? So difference between the plasticity index is the difference between liquid limit and plastic limit। इसके बीच का डिफरेंस था और ये क्या शो करता था कि जितनी ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगी सॉइल की प्लास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। हायर द वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर विल बी द प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल उतनी ही ज्यादा प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल होगी। लेकिन अब क्या कंपेयर करेंगे कि दो सॉइल है किसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा है? तो हम लोग सबसे पहले प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालेंगे दोनों सॉइल का। जिसकी ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगी वो सॉइल ज्यादा प्लास्टिक होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी केस आता था क्या कि दोनों सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स सेम हो जाती। इन दैट केस वी हैव टू कंप्यूट द श्रिंकेज इंडेक्स निकालो वहां पे। अगर जब दोनों सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स सेम हो जाए तो श्रिंकेज इंडेक्स कैसे निकालते थे? श्रिंकेज इंडेक्स इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। अब जिस सॉइल की श्रिंकेज इंडेक्स ज्यादा होगी वो सॉइल जो ज्यादा प्लास्टिक होगा। उसी तरह फिर हमारे पास रिलेशनशिप था क्या कि श्रिंकेज लिमिट और जो है हमारा WS इज इक्वल टू E by G। ये भी इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप था आफ्टर परफॉर्मिंग द श्रिंकेज लिमिट टेस्ट। WS is the shrinkage limit, E is the void ratio, G is the specific gravity of solid। फिर हमने देखा था कि GS is equal to 1/1 by shrinkage ratio minus WS, इसको भी हमने देखा था। और उसी तरह श्रिंकेज रेशियो, एक टर्म था श्रिंकेज रेशियो क्या था हमारा? श्रिंकेज रेशियो द रेशियो ऑफ यूनिट वेट गामा D by गामा W से हम लोग श्रिंकेज रेशियो निकालते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द अटरबर्ग लिमिट। उसके बाद क्या है कि हमारा जो है आपका जो डिफरेंट आपका अटरबर्ग लिमिट्स और नेचुरल वाटर कंटेंट के बीच में रिलेशंस आते हैं। जैसे एक दूसरा टर्म हमने देखा था कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या था? IC। इससे हम लोग IC से डिनोट करते थे क्या था? IC इज इक्वल टू WL minus WN divided by IP। डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और उसी तरह फिर हमारा था लिक्विडिटी इंडेक्स IL से डिनोट करते थे। ये क्या था? IL इज इक्वल टू WN minus WP डिवाइडेड बाय IP।
नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। उसी तरह हमारा एक टर्म था जिसको बोलते थे हम लोग टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स आईटी। टफनेस इंडेक्स आईटी क्या था? आईटी इज इक्वल टू आईपी बाई आईएफ। अब हमने बोला भी था कि जितनी कम प्लास्टिक, जितनी ज्यादा फ्लो इंडेक्स होगी उतनी ही कम आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल होगा, या जितना ज्यादा टफनेस इंडेक्स होगा, जितना ज्यादा टफनेस इंडेक्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, उतनी ही शियर स्ट्रेंथ सॉइल की ज्यादा होगी, और जितनी कम फ्लो इंडेक्स होगी उतनी ज्यादा शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल होगा। सो ये टफनेस इंडेक्स है। उसके बाद हमने फिर डिस्कस किया था सब इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। उसमें क्या किया था माय डियर स्टूडेंट, हमने उसके बाद देखा था कि आपका सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी और एक्टिविटी क्या था। सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी और एक्टिविटी के बारे में भी डिस्कस किया था, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका क्या था, जो है सेंसिटिविटी क्या है, व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या था? इसको एसटी से हमने देखा था कि रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव जो था एसटी इज इक्वल टू क्यूयू अनडिस्टर्ब, क्यूयू अनडिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब बाई क्यूयू रिमोल्डेड, रिमोल्डेड, रिमोल्डेड। अब ये क्या है? क्यूयू क्या है? क्यूयू जो है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दो केस में, जब आपने अनडिस्टर्ब सॉइल को रखा उस वक्त आपने अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल निकाला, और फिर रिमोल्डेड स्टेट में है तब आपने अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला। इसी के रेशियो को हमने बोला था कि सेंसिटिविटी होता है। अब सेंसिटिविटी में ही हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बोला था, जो है आप निकाल सकते हो। उसी तरह हमने फिर देखा क्या है कि आपका एक टर्म था थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या है आपका? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ लूज, स्ट्रेंथ गेन, स्ट्रेंथ गेन फिनोमेना, स्ट्रेंथ लूज, स्ट्रेंथ गेन फिनोमेना, टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है जिसको हम लोग थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था एक टर्म जिसको बोला था एक्टिविटी, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या था? एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी इज द, सॉरी एक्टिविटी एसी, एक्टिविटी जो है रेशियो ऑफ क्या? रेशियो ऑफ आपका जो हो जाएगा आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाई परसेंट ऑफ क्ले फ्रैक्शन, परसेंट ऑफ क्ले फ्रैक्शन। एक्टिविटी जो होगा रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय परसेंट ऑफ क्ले फ्रैक्शन, या रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द साइज ऑफ द पार्टिकल हुज साइज इज लेस देन 2 माइक्रोन। तो ये